हाय गाइस, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही ख़ास टॉपिक पर, रीट 2022 लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है 22 और 23 जुलाई को। तो चलिए आज हम उसके सिलेबस की बात करते हैं। मैं यहाँ आपको रीट 2022 की लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, यहाँ बात इंग्लिश की हम करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उन टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और हर टॉपिक को कितना वेटेज मार्क्स का दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पोर्शन है L2, मतलब लैंग्वेज सेकंड के नाम से इंग्लिश का देखिए, यहाँ से हमसे पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चंस। यहाँ हमसे पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चंस और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ। तो दोस्तों, हम देखते हैं इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है उसमें किन किन चीज़ों को ऐड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ पोर्शन जो है वो ग्रामर का है और कुछ पोर्शन यहाँ इंग्लिश का लिटरेचर का भी है। और दोस्तों, इसके बाद में है इसमें टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स के बारे में देखिए दोस्तों, कुछ जो अपना सिलेबस है उसमें ग्रामर भी दे रखा है, लिटरेचर भी दे रखा है और टीचिंग मेथड भी दे रखा है। इन तीनों को मिला के हमारा 30 क्वेश्चंस का एक सिलेबस डिज़ाइन किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो देखिए, इन तीनों को मिला के हमारे जो पूरा सिलेबस है उसे 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट्स में? 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक यूनिट आपकी 5 मार्क्स की है। तो ऐसे करके हमारी 6 यूनिट हो जाती हैं हमारी 30 मार्क्स की। तो इसके लिए हम इसका जो सारा सिलेबस है उसे यूनिट वाइज देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे सिलेबस में इन तीनों को किस टाइप से डिवाइड किया गया है। देखिए, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं 2 या 3, लिटरेचर का थोड़ा सा हिस्सा है जिसमें हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है और कुछ लिटरेरी टर्म्स वो दिए गए हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड है हमारा, और वोकेबुलरी से भी पूछा जाता है हमें, फोनेटिक्स साउंड्स की जानकारी पूछते हैं हमसे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिट वाइज देखते हैं कि कौन सी यूनिट में हमसे क्या क्या पूछा गया। यूनिट 1। देखिए दोस्तों, यहाँ यूनिट 1 में आपसे एक अनसीन पैसेज मिलेगा और अनसीन पैसेज में से ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और अनसीन पैसेज जो हैं ये हमारा 5 क्वेश्चंस यहाँ से हमें डिज़ाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में जो पैसेज दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस बेस पे पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को यूनिट 1 में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहला जो है यहाँ वो है लिंकिंग डिवाइसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकिंग डिवाइसेस। दूसरा जो मोस्ट चीज़ इसमें जोड़ा गया है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और थर्ड आता है इन्फ्रेंसेस।
तो देखिए सबसे पहला हमें बताया गया है लिंकिंग डिवाइसेस। देखिए लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी डिवाइसेस जो लिंक करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। तो ऐसे वर्ड्स जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, दो क्लाउजेस को जोड़ते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उनको हम यहाँ लिंकिंग डिवाइसेस में पढ़ते हैं। इनमें टू टाइप, हम दो चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। एक तो हम करते हैं इसमें प्रीपोजिशन को, और एक हम इसमें सम्मिलित करते हैं कंजक्शंस को। प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस, इन दोनों को हम लिंकिंग डिवाइसेस में सम्मिलित करते हैं। यहाँ जो पैसेज दिया जाएगा उसमें 5 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस लिंकिंग डिवाइस से होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो सकते हैं और इन्फ्रेंसेस से हो सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये देखना होता है कि एक वर्ब का उसकी सब्जेक्ट के साथ एग्री होना। यदि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है तो हम देखते हैं, यदि जो सब्जेक्ट है वो हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी वो सिंगुलर लेता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर्ब भी प्लूरल लेता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो होते सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल की लेते हैं। तो उसकी हम डिटेल्ड जो क्लास है आगे लेके आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ इसको समझ लेते हैं। इसके बाद में इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। मतलब आपको पैसेज दे दिया, पैसेज आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि पैसेज का, जैसे आपसे टाइटल पूछ लिया या फिर पैसेज में से ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए कि भाई ये लाइन किसको शो कर रही है, तो वो चीज़ें इन्फ्रेंसेस में आती। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 2 में हमसे एक अनसीन पोइम दी जाती है और अनसीन पोइम से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यूनिट 1 में आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया था, लेकिन यूनिट 2 में यहाँ एक अनसीन पोइम दी गई है। और आपने देखा कि यूनिट 1 में आपसे ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, है ना, लिंकिंग डिवाइसेस को लेके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके और इन्फ्रेंसेस को लेके। लेकिन यूनिट 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर का कुछ हिस्सा याद करना है, और वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। इसके लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच अलंकार तैयार करने, यहाँ से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हमारे सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं एलिट्रेशन, दूसरा है एसोनेंस, है ना। तो फर्स्ट यहाँ दे रखा है एलिट्रेशन, सेकंड यहाँ दे रखा है एसोनेंस। इसके बाद में आता है हमारा सिमिल, और इसके बाद आता है हमारा इसके बाद आता है हमारा मेटाफर, और एक आता है हमारा राइम, और लास्ट आता है आपसे पर्सोनिफिकेशन। देखिए दोस्तों यूनिट 2 है, यहाँ हमें एक अनसीन पोइम दी गई है और यहाँ से आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बेस होंगे किस पर, फिगर ऑफ स्पीच पर, जिसे हिंदी में अलंकार कहा जाता है। तो देखिए हमारा जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है एलिट्रेशन। देखिए एलिट्रेशन क्या होता है,
एलिट्रेशन को हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स और उन वर्ड्स के बिगिनिंग में यदि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। इसके बाद में आता है एसोनेंस। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास कहा जाता है और एसोनेंस को स्वर साम्य कहा जाता है। देखिए यहाँ एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा था, जैसे ही हम एसोनेंस में आते हैं यहाँ वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है। आपको एक लाइन दे दी जाएगी, सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें वोवेल साउंड जो हैं उनकी रिपीटेशन होगी, तो आपको देख के पहचानना है कि ये एसोनेंस है। अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो रही है तो आप क्या बताएंगे, एलिट्रेशन। इसके बाद में आता है हमारा सिमिल। देखिए सिमिल को हिंदी में बोला जाता है उपमा अलंकार। सिमिल में दो जो डिफ़िकल्ट थिंग्स होती है उनमें किसी न किसी एक चीज़ को लेकर दोनों में तुलना करवाई जाती है, एक चीज़ को लेकर समानता बताई जाती है या कंपैरिजन करवाया जाता है। क्या कहलाता है, सिमिल कहलाता है। इसमें एज सो है ना, देखिए एज सो लाइक ऐसे कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं जिनको देख के हम पहचानते हैं कि हाँ सिमिल है। इसके बाद में आता है मेटाफर। देखिए मेटाफर को रूपक अलंकार कहा जाता है। इसमें भी कंपैरिजन करवाया जाता है, लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन होता है वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। दो वस्तुओं में कंपैरिजन करवाया गया है, लेकिन एज सो लाइक ऐसे कोई भी वर्ड्स यहाँ दिए नहीं होते हैं, सीधे ही कंपैरिजन करवाया जाता है और जो कंपैरिजन होता है वो बिल्कुल हिडन होता है, इसलिए इसे इम्प्लाइड कंपैरिजन भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है हमारा राइम। राइम देखिए, राइम को हिंदी में तुकबंदी कहा जाता है। पोइम्स की लाइंस को पढ़ा जाता है और पहली लाइन के अंतिम वर्ड का उच्चारण किया जाता है और जो भी उसका उच्चारण होता है उसे ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और जो लास्ट वर्ड होता है अगर उसका जो उच्चारण है पहली लाइन के अंतिम लास्ट वर्ड जैसा ही आ रहा है तो उसे ए से डिनोट करेंगे, अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो इसे बी से डिनोट करेंगे। ऐसे राइम स्कीम निकाली जाती है। एग्जाम में आपको पोइम में से एक लाइन उठा के दे देगा और आपसे राइम करवाएगा कि इसकी राइम फर्स्ट लाइन दे दी मान लो और थर्ड लाइन से कहेगा कि कौन सी लाइन इससे मैच हो रही है राइम, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन ऑप्शन में मान लो दे दी। तो वैसे हमें राइम स्कीम का पता करना होता है। इसके बाद में आता है पर्सोनिफिकेशन। इसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स के गुणों को बताया जाता है, शो किया जाता है। जैसे निर्जीव वस्तुओं में सजीवों के गुणों को बताना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, मानवीकरण करना। जैसे कि आकाश में बादल नाच रहे हैं, है ना, द क्लाउड्स डांसिंग इन द स्काई। तो क्या बादल इंसान है, नाच सकते हैं? नहीं, लेकिन उनमें इंसानों के गुणों को बताया गया है, सजीवों के गुणों को बताया गया है, इसलिए वहाँ पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो ये हमें पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं हम यूनिट 3 की तरफ, जहाँ हम देखिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में देखिए ग्रामेटिकल कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ मॉडल, एक्सिलरीज, एक्सिलरीज। इसके बाद में इसमें दिया गया है कॉमन आइटम्स एंड फ्रेजेस, आइटम्स एंड फ्रेजेस। और इसके बाद में इसमें जो है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स दे रखे हैं और लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से दे रखे हैं, ए सोनेट,
एक दे रखा है आपका इलेजी, एक दे रखा है आपका शॉर्ट स्टोरी, और एक दे रखा है आपका ड्रामा। देखिए दोस्तों, यहाँ हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं मॉडल एक्सिलरीज पे बेस्ड, मतलब आपको एक क्वेश्चन देगा, खाली जगह देगा, खाली स्थान देगा और आपसे मॉडल भरवाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ मॉडल्स पढ़ने होंगे। इसके बाद में कॉमन आइडम्स एंड फ्रेजेस की जो सामान्य जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो आपको इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारा लिटरेरी टर्म्स। देखिए सोनेट है, इलेजी है, शॉर्ट स्टोरी है और ड्रामा है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ सोनेट की, तो सोनेट एक 14 लाइन्स की शॉर्ट पोइम होती है। और सोनेट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, पेटार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। दोनों की राइम स्कीम फिक्स होती है और राइम स्कीम से ही पता लगाया जाता है कि ये सोनेट किस टाइप का है। इसके बाद में आता है इलेजी। देखिए इलेजी एक शोक गीत होता है। यदि आपका कोई समवन या डियर वन आपसे बिछड़ जाए, दूर चला जाए, या अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी याद में जो गीत गाया जाता है वो शोक गीत कहलाता है, जिसे हम इलेजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है शॉर्ट स्टोरी। देखिए शॉर्ट स्टोरी नोवेल का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। नोवेल उपन्यास जो एक बड़ा होता है, लेकिन उसका जो शॉर्ट रूप होता है उसे ही हम शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। तो इस सिलेबस में हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट स्टोरी कितने वर्ड्स के, लिमिट कितने वर्ड्स की होती है, शॉर्ट स्टोरी में कथानक क्या है ना, शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद में ड्रामा। देखिए ड्रामा के हम यहाँ एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि ड्रामा में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, है ना, और ड्रामा कितने टाइप्स का होता है ना, उन सारी चीज़ों को हम ड्रामा इसमें पढ़ेंगे। तो ये 4 तो लिटरेरी टर्म्स हैं यहाँ, और एक मॉडल एक्सिलरीज और कॉमन आइडम्स एंड फ्रेजेस। इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ते हैं और ये हमारे 5 क्वेश्चंस का मैटर है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यूनिट 4 की हम बात करते हैं। यूनिट 1 में हमने देखा, यूनिट 1 में लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इंफ्रेंसेस। इसके बाद में हमने यूनिट 2 देखा, वहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ हमने एलिट्रेशन, एसोनेंस, सिमिल, मेटाफर, राइम और पर्सोनिफिकेशन इनके बारे में जाना और थोड़ा सा हमने उनका इंट्रोडक्शन लिया। ये जो क्लास है इंट्रोडक्शन वाली क्लास हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक टॉपिक की हम डिटेल्ड क्लास लेने वाले हैं आगे। तो फिर हमने यूनिट 3 पढ़ी और यूनिट 3 में हमने पढ़ा कि कुछ मॉडल एक्सिलरीज से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और कॉमन आइडम्स एंड फ्रेजेस से आते हैं। और तीसरा था कुछ लिटरेरी टर्म्स दे रखे थे, सोनेट है, इलेजी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसके बाद ड्रामा है। इन चारों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यूनिट 4 पे आ गए और यूनिट 4 में देखिए ओनली आपको दे रखा है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स कि इंग्लिश साउंड्स के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ हमसे पूछता है। अब देखिए इंग्लिश साउंड्स जिन्हें हम फोनेटिक साउंड्स के नाम से जानते हैं, उनके बारे में यहाँ कंप्लीट नॉलेज हमें लेनी है कि साउंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कि इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं वो 26 लेटर्स कितने टाइप्स के साउंड्स बनाते हैं और टोटल साउंड्स कितने होते हैं, और उनके टाइप्स को हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं, है ना, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, वॉइस्ड क्या होते हैं और वॉइसलेस साउंड्स क्या होते हैं। उन सारे साउंड्स की जानकारी हम यहाँ बेसिक नॉलेज में करते हैं। और यहाँ हम फोनेटिक साउंड्स की जानकारी के साथ साथ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी करते हैं कि अगर कोई वर्ड आपको दिया गया है तो आपको उसको फोनेटिक सिंबल्स के द्वारा ट्रांसक्रिप्ट करना
होता है। वो जानकारी भी हम कहाँ पढ़ेंगे, इसी यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यहाँ हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन सा है ना, करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है। तो दोस्तों इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सब देखेंगे हम, पूरा कंप्लीट इसको पढ़ेंगे कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे किया जाता है, किसी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे यूनिट 5 के बारे में, जहाँ आपसे टीचिंग मेथड से कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कि अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के कौन से सिद्धांत होते हैं, या एक टीचर को इफ़ेक्टिव क्लासरूम में इफ़ेक्टिवली टीचिंग लर्निंग करवाने के लिए कौन कौन से सिद्धांतों को यूज़ करना चाहिए ताकि वो बच्चों को एक क्वालिटी क्लासरूम में दे सके। तो उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे नेचुरलनेस का है, ग्रेडेशन का है ना, और मोटिवेशन का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्री डूइंग है ना, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है, सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। इसके बाद आपसे एक अप्रोच जिसका नाम है CLT, इसके बारे में पूछता है। देखिए CLT एक ऐसी अप्रोच है जो टीचर किसी भी भाषा के नियमों, सिद्धांतों आदि को बच्चों को सिखाता है, बच्चा उन्हें सीखता है, फिर उसकी वोकेबलरी को भी सीखता है, उसके नियम सिद्धांत सारी चीज़ें सीखता है, और समाज में जहाँ कहीं भी बच्चे को, स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है वो उनको यूज़ करता है। तो वो कौन सी अप्रोच कहलाती है, CLT अप्रोच कहलाती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो इसमें ऐड किया गया है वो है चैलेंजेस। कि एक टीचर को क्लासरूम में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, और डिफ़िकल्टीज़, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना एक टीचर को करना पड़ता है। कि इंडिया में जो इंग्लिश लर्निंग है उसमें इस भाषा को सिखाने में एक अध्यापक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे कि ओवर क्राउडेड क्लासेस हो गया है ना, ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ट्रेडिशनल मेथड्स वगैरह हो गए ना, पुराने तरीक़ों पे पढ़ाना। तो उन सारी चीज़ों को हम कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे और चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक चीज़ और है इसमें, और वो है रोल ऑफ मदर टंग। देखिए रोल ऑफ मदर टंग कि मातृभाषा का क्या रोल रहता है किसमें, मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद में मातृभाषा का क्या रोल रहता है, उसको हम यहाँ इस सिलेबस में पढ़ते हैं। तो ये हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 6। देखिए यहाँ भी आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रिंसिपल्स को लेके, CLT अप्रोच को लेके, है ना, चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ को लेके, और रोल ऑफ मदर टंग, या इसको हम होम लैंग्वेज कह सकते हैं। होम लैंग्वेज है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद में इन चीज़ों का कैसे करते हैं। और यूनिट 6 में देखिए फर्स्ट एक तो आपसे पूछता है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, और एक आपसे पूछा जाता है रेमेडियल टीचिंग। देखिए मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन मतलब कि एक टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया उसको
इवैल्यूएशन करना, है ना, मापना, आकलन करना क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन कहलाता है। और इवैल्यूएशन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तरीके हैं, उन तरीक़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। और उसके बाद में आता है आपका रेमेडियल टीचिंग। देखिए, रेमेडियल टीचिंग को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। एक बच्चे को क्लास में जो भी सिखाया गया, एक टीचर उसके बाद डायग्नोसिस करता है कि एक बच्चे ने उसे कौन से स्तर तक सीख लिया है, या उसमें कौन सी कमियां उसमें रह गई है, या कौन सी चीज़ें वो उससे छूट गई है। उसके बाद में वो उन वीक एरियाज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, और रिकॉग्नाइज़ करने के बाद उसे रेमेडियल टीचिंग करवाता है, ताकि वो उन परेशानियों को, उन कमियों को दूर करे। तो रेमेडियल टीचिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऐसे वीक स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। मतलब सबसे पहले ये देखा जाता है कि वीक स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। पहला स्तर क्या, वीक स्टूडेंट्स को पहचानना। दूसरा स्तर, उनके वीक एरिया को पहचानना, कि पहली बात तो कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सीख नहीं पाए, उन्हें छांटना। दूसरा स्टेप है वीक एरिया, इसे डायग्नोसिस कहा जाता है, इसे ही डायग्नोसिस कहा जाता है, वीक एरिया को पहचानना, कि एक बच्चा किस क्षेत्र में पीछे रह गया, एक बच्चे ने कौन सी जगह पे नहीं सीखा। और थर्ड होता है उसको प्रॉपर टीचिंग प्रोवाइड कराना, जिसे रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सिलेबस और हमने देख लिया है। अब हम 1 बाई 1 इसके प्रत्येक टॉपिक की मैं सेपरेट 1 बाई 1 क्लास लेके आपके सामने आने वाला हूँ। यूनिट्स पढ़िए और प्रत्येक यूनिट में हमने देखा 5 मार्क्स की है। तो ऐसे करके सारी 6 यूनिट्स मिलकर 30 मार्क्स का ये पेपर तैयार करती हैं। तो हमें 30 में से 30 लाने के लिए पूरी की पूरी 6 यूनिट्स पर अच्छे से हमें स्टडी करनी है, तभी हम इसको यहाँ 30 में से 30 क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।